नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी की दुनिया में। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और एग्जाम में कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक को लेकर लेने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि दुनिया में ऐसा कौन सा सागर है जिसकी कोई लैंड बाउंड्री नहीं है ना रोचक बात कि ऐसा कौन सा सागर है दुनिया में या पूरे वर्ल्ड में कि जिसकी कोई लैंड बाउंड्री नहीं है या कोई कोस्टल रीजन नहीं बनाता। तो सोचिए इसका आंसर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हम बताते हैं इसका आंसर कि ऐसा कौन सा सागर है। तो उस सागर का नाम क्या है? सारगेसो सागर। सिंपल सी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा सागर जिसकी कोई बाउंड्री लैंड बाउंड्री नहीं है। तो आंसर सारगेसो सागर। अभी सारगेसो सागर की क्या विशेषता है, ये कहाँ पर स्थित है, इस चीज़ को जानना जरूरी है क्योंकि सारगेसो सागर के बारे में कई बार विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, सारगेसो सागर, ये आपके सारगेसो सागर की स्थिति है, सारगेसो सागर। और ये जो सारगेसो सागर ये कहाँ पर स्थित है, महाद्वीप की बात करी जाए उसके अकॉर्डिंग या धाराओं की बात की जाए उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, या किस प्रकार की स्थिति के द्वारा इस एरिया का निर्माण हुआ है उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ये महाद्वीप है उसका नाम क्या है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। नंबर 2 साउथ अमेरिका। नंबर 3 अफ्रीका, अफ्रीका। और नंबर 4 यूरोप। यानी ये कह सकते हैं कि 4 महाद्वीपों के बीच में स्थित है। नंबर 1। नंबर 2 की बात की जाए कि ये क्या उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिण गोलार्ध में? सारगेसो सागर उत्तरी गोलार्ध में होगा या दक्षिणी गोलार्ध में? तो सिंपल से आपको मालूम होना चाहिए सारगेसो सागर कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के साथ साथ में इसके चारों ओर कौन सा सागर पाया जाता है? इसके चारों कौन सा सागर पाए जाते हैं? इसके चारों ये सागर कौन सा है? तो है ना इंपॉर्टेंट कि महासागर, महासागर में भी सागर। तो इस सागर का ये नाम तो सारगेसो सागर, और जो ये महासागर है इसके चारों उसका नाम है अटलांटिक महासागर। क्या बताया? अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। अब जो ये अटलांटिक ओशियन है ये उत्तरी अटलांटिक में स्थित है या दक्षिणी अटलांटिक में स्थित है, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक। फाइनली वी कैन से दैट कि हम ये कह सकते हैं कि सारगेसो सागर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नंबर 1। नंबर 2 ये उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका के पूर्व पश्चिमी भाग और यूरोप के पश्चिमी भाग, इन दोनों के मध्य में स्थित है। नंबर 2। नंबर 3 ये कौन से महासागर में? ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, और अटलांटिक में भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहीं पर एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना चाहिए, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है इसे दुनिया का सबसे व्यस्तम सागर भी कहा जाता है या वर्ल्ड बिजी सी भी कहा जाता है। ये थोड़ी सी ध्यान रखने योग्य बात है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये स्थिति हमने बताई, ये थोड़ी सी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम ये कहेंगे कि जो सारगेसो सागर है इसका एक्सटेंशन कितना है, इसका विस्तार कितना है? तो हम देखते हैं कि ये जो इसका एरिया है, ये जो इसका एरिया है तो इसमें लेंथ और चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? इसकी चौड़ाई हो जाएगी इसकी 1100 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर एरिया में। और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी इसकी 3200 किलोमीटर में इसकी लेंथ हो जाएगी। ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ हम ये बात करना चाहेंगे कि इस सागर के चारों ओर जो ये धारा प्रवाह है, ये धाराएं जो बनी हुई है वो कौन कौन सी है, वो कौन कौन सी है? तो देखते हैं कि इसके चारों ओर धाराएं कौन सी है। नंबर 1 गल्फ स्ट्रीम धारा। नंबर 2 नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक करंट, उत्तरी अटलांटिक धारा। नंबर 3 कनारी धारा। नंबर 4 दक्षिण विषुवतरेखीय धारा। यानी ये जो दक्षिण विषुवतरेखीय धारा है ये तो इक्वेटर लाइन के डाउन वाला पार्ट है, हम यहाँ कहेंगे उत्तर विषुवतरेखीय धारा। तो आई रिपीट अगेन, नंबर 1 गल्फ स्ट्रीम की धारा, नंबर 2 नॉर्थ अटलांटिक धारा, नंबर 3 कनारी धारा, नंबर 4 उत्तर विषुवतरेखीय धारा। यानी कि इन 4 धाराओं के द्वारा यहाँ पर एक प्रति चक्रवाती चक्र बन जाता है, प्रति चक्रवाती
प्रति चक्रवाती हम ये कह सकते हैं कि ये जो सब मिलके क्या बनाएगी, ये बनाएगी सब मिलके, ये जो एरिया बनेगा ये बनेगा एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, जिसे हम क्या कह सकते हैं, प्रति चक्रवात क्षेत्र भी कह सकते हैं। यानी ये जो 4 धाराएं हमने बताई, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये चारों धाराएं क्या करेगी, एक प्रति चक्रवातीय प्रवाह का निर्माण करेगी। और इस प्रति चक्रवाती प्रवाह का निर्माण होने के कारण देखिए, एक होता है साइक्लोन, एक होता है एंटी साइक्लोन। तो एंटी साइक्लोन क्या करते हैं, एंटी साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो इसी प्रकार से इन धाराओं का एक क्रम पाया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज जो बना रही है। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज बनने के साथ साथ क्या होता है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज बनने के साथ साथ ये जो रीजन है, ये रीजन है, ये वाला रीजन, सॉरी ये वाला रीजन, तो एंटी क्लॉक बन जाने के कारण क्या हो जाएगा, एक तो शांत हो जाएगा, ये एरिया शांत क्षेत्र हो जाएगा, गतिहीन हो जाएगा, गतिहीन हो जाएगा, शांत हो जाएगा, गतिहीन एरिया हो जाएगा, क्योंकि इसका बाहर वाले से कोई संपर्क नहीं होता, क्योंकि ये एक चक्राकार रूप में, जिसको हम क्या कहते हैं, चक्राकार रूप में, ये इसके चारों ओर एक ग्रायल का निर्माण करता है, एक चक्रगति एरिया का निर्माण करता है। उसके कारण ये बाहर के क्षेत्र से बिल्कुल इसका संपर्क नहीं होने के कारण यहाँ पे एक शांत एरिया पाया जाता है। शांत के साथ साथ गतिहीन होता है, यानी गतिहीन का मतलब इस जल में कोई गति नहीं होती, केवल सेंटर जो केंद्र में जो जल है उसका बाहर के जल से काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यहाँ पे एक ग्रास भी पाई जाती है जिसका नाम क्या है, सारगेसम, सारगेसम घास पाई जाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सारगेसम घास का संबंध किस महासागर से है या किस सागर से है, या सारगेसम सागर कहाँ पर पाया जाता है, और सारगेसम के नाम पर इसको सारगेसो सागर भी कह देते हैं। सारगेसम क्या है, सारगेसम एक पोर्चुगीज भाषा का एक शब्द है, और जिसका शब्द का अर्थ क्या होता है, सागरीय घास होता है। तो सारगेसम सागर कह सकते हैं, या इस सारगेसम सागर में क्या पाई जाती है, सारगेसम सागर में सारगेसीय घास पाई जाती है। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधे पूछे जाते हैं, बस आपको लोकेशन के आधार पर इस प्रति चक्रवातीय एरिया को आपको थोड़ा सा समझना है। आगे हम बात करते हैं कि हमने बता दिया कि जो धाराएं चलेगी उसके बीच में एक प्रति चक्रवाती जो क्षेत्र बन जाता है, उसी क्षेत्र में ये सागर जो सारगेसो सागर है उसका निर्माण होता है, सारगेसो सागर का निर्माण होता है। और यहाँ का जो एक्सटेंशन हमने बता दिया। अब एक्सटेंशन के साथ में अगर इसकी अक्षांश स्थिति हम देखें, तो अक्षांश स्थिति हम देखते हैं तो इसमें क्या कहेंगे कि एक्सटेंशन यानी अक्षांश के आधार पर कि 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। और देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार इस तरीके से यदि देखा जाए तो देशांतरी विस्तार कितना होगा, देशांतरी विस्तार होगा 35 या 35 डिग्री पश्चिम से 75 डिग्री पश्चिम देशांतरों के मध्य पाया जाता है। यानी हमने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन क्या हुआ, 20 डिग्री टू 40 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड्स एंड 35 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड टू 75 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड के मिड में इस सागर का या इस सागर की स्थिति बनती है। और इसी सागर के पास में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर यदि देखें और काफ़ी रोचक है तो हम ये कह सकते हैं कि जो बरमूडा ट्रायंगल का नाम आपने सुना होगा, बरमूडा ट्रायंगल, जिसको एक जादू मंत्र का क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वायुयान जाता है तो वो इसके गर्त में जाके बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है, तो इसी के नियर भी है। तो ये भी ध्यान रखिए कि बरमूडा आइलैंड या बरमूडा द्वीप भी सारगेसो सागर के पश्चिमी भाग में स्थित है। और बरमूडा ट्रायंगल के पूर्वी भाग की बात करें तो उधर सारगेसो सागर स्थित है। तो एक प्रति चक्रवाती क्रम बना। अब इसकी हम बात करें कि इसकी उत्पत्ति, सारगेसो सागर की उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति के लिए कौन कौन से फैक्टर उत्तरदायी होंगे। नंबर 1 हम ये कहें कि धाराओं की चक्राकार गति। क्या हुआ, धाराओं की चक्राकार गति। ये जो धारा है
इन धाराओं की चक्राकार गति यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं की चक्राकार गति के कारण चक्र के बीच स्थित जल का संपर्क महासागर के शेष जल से नहीं हो पाता है तथा जल शांत व गतिहीन हो जाता है। यानी जो ये करंट होगी ये जब इसके चारों चक्राकार रूप में चलेगी तो इसका दूसरे जल से संपर्क नहीं हो जाने के कारण ये बीच का क्षेत्र क्या हो गया, बीच का क्षेत्र एजे चक्राकार रूप में हो जाता है। इस कारण से भी ये एक स्थिति अपने आप में यूनिक स्थिति बनती है। नंबर 2, यहाँ पे इस एरिया में दो विंड्स यानी दो पवनों का संचार देखने को मिलता है, या हम ये कह सकते हैं इस एरिया को संक्रमण मंडल भी कह सकते हैं, संक्रमण मंडल भी कहते हैं, संक्रमण मंडल या ट्रांजिशन जोन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो चलती है ट्रेड विंड और एक चलती है वेस्टर्न विंड्स। यानी यह जो एरिया है ये क्या हुआ, ये व्यापारिक और पछुआ पवनों के बीच में स्थित होने के कारण, व्यापारिक और पछुआ पवनों के बीच में स्थित होने के कारण इसको अवानांतर मंडल या संक्रमण मंडल या ट्रांजिशन जोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये व्यापारिक और पछुआ हवाओं के मध्य में स्थित है, जहाँ पर प्रति चक्रवातीय पवन संचार के कारण हवाएं क्या होती है, हवाएं क्षीण या कमज़ोर हो जाती है, जिससे वो धीरे चलती है और जिस कारण से इस जल का अन्य जल के साथ मिश्रण नहीं हो पाता। यानी कि जो ये एरिया है इसका बाहर वाले एरिया से कोई संपर्क नहीं हो पाता है, इस कारण से भी ये स्थिति बनती है। इसके बाद अगली स्थिति की हम बात करें तो तीसरी स्थिति कौन सी होगी जो इसके लिए उत्तरदायी है, वो है यहाँ पर ये अपेक्षाकृत थोड़ा सकरा भाग है। ये क्या है, अन्य सागर की तुलना में ये जो भाग है ये सकरा है, अन्य सागरों की तुलना में सकरा है और कम फैलाव रखता है, इस कारण भी ये स्पेसिफाई स्थिति यहाँ पर बन जाती है। और एक स्थिति और है जिसको हम कह सकते हैं कि उत्तर विषुवत रेखीय और गल्फ स्ट्रीम की तेज गति के कारण बीच का जल शांत हो जाता है। यानी कि बार बार हम ये कह रहे हैं कि जो चक्राकार या चक्रगति जो गति बनती है जिसके कारण इस प्रकार से एरिया बनता है, तो ये जो बीच का सेंटर का एरिया है ये बाहर वाले एरिया से इसका संपर्क नहीं बनता है, जिसके हमने कारण बताया कि धाराओं की चक्राकार गति बताया, एज व्यापारिक और पछुआ पवनों के बीच में अवांतर मंडल होने के कारण। फिर हमने ये भी बताया कि इसका विस्तार कम है, अन्य सागरों की तुलना में सकरा है, और गल्फ स्ट्रीम और उत्तर विषुवत रेखीय की धाराओं की तेज गति के कारण ये बाहर वाले जल से इसका संपर्क नहीं होता है, तो इस कारण ये स्थिति यहाँ पर बन जाती है। इसी के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो ये चारों हमने उत्तरदायी कारण बताया वो बिल्कुल इस महासागर, इस सार्गेसु सागर के लिए बताएं। और इसी में हम ये कहेंगे कि जो सार्गेसु सागर है यहाँ पर सार्गेसम घास पाई जाती है, लेकिन जो सार्गेसम घास होती है वो क्या होती है, जड़ विहीन होती है, वो जड़ विहीन घास होती है। यहाँ पे उसका फैलाव यहाँ पे देखने को मिलता है। इस कारण से ये इकोसिस्टम के पर्पज से भी ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है दुनिया में, कि इकोसिस्टम के पर्पज से भी। अब इसकी क्यों विशेषता क्या होगी, देखते हैं विशेषता को। हाँ, विशेषता से पहले हम एक चीज़ यहाँ जिक्र करना चाहेंगे, जो ये गल्फ और मैक्सिको है, और इसी के पास में हमने कहा है कि जो गल्फ धारा है या गल्फ स्ट्रीम धारा जिसको हम कहते हैं, ये किस प्रकार की है, ठंडी है या गर्म, तो आंसर क्या हो जाएगा, गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की, गर्म जलधारा है। ये जो नॉर्थ अटलांटिक की धारा होगी, जो नॉर्थ अटलांटिक धारा है वो किस प्रकार की होगी, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ अटलांटिक धारा गर्म है या ठंडी, तो इसके बारे में भी कि ये किस प्रकार की धारा होगी, नॉर्थ अटलांटिक धारा ये एक ठंडी धारा होगी, ये एक गर्म जलधारा होगी। और नॉर्थ अटलांटिक धारा के पश्चात यदि हम कनारी धारा की बात करें, इस कनारी धारा की बात करें तो ये कैसी होगी, कनारी धारा गर्म जलधारा होगी या ठंडी जलधारा होगी, ये एक गर्म जलधारा होगी। कनारी किस प्रकार की होगी, कनारी एक गर्म जलधारा होगी। इसी के पश्चात उत्तर विषुवत रेखीय धारा ये भी गर्म होगी, और इसका निर्माण कैसे होगा, उसका निर्माण व्यापारिक हवाओं के कारण इसका निर्माण होता है। तो ये चीज़ थोड़ी हमने बताई वो आपको क्लियर रहनी चाहिए कि धाराएं किस प्रकार की पाई जाती है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे लवणता कितनी होगी। यहाँ पे लवणता जिसे हम सेलेनाइटी कहते हैं, या सागरों में जो खारापन होता है
वो, तो यहाँ पे जो लवणता पाई जाएगी, तो सर्वाधिक लवणता कितनी पाई जाती है, देखिए यहाँ पे 37 प्रति 1000 ग्राम, 37 प्रति 1000 ग्राम लवणता पाई जाती है। यानी उत्तरी अटलांटिक में क्या है, सारगेसो सागर, और सारगेसो सागर की कितनी लवणता पाई जाती है, 37 प्रति 1000 ग्राम लवणता पाई जाती है। इस कारण से इस पे हाई टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा, और तापमान ज़्यादा होगा तो वाटर वेपर से वाष्पीकरण भी क्या हुआ, ज़्यादा हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, जल से मिश्रण न हो पाने के कारण लवणता बढ़ा देता है। यानी ये इसका मिश्रण दूसरे बाहर अन्य जल से नहीं होने के कारण, तापमान अधिक होने के कारण, वाटर वेपर या जल वाष्प अधिक हो जाने के कारण यहाँ पे लवणता अधिक बन जाती है। इस कारण से 37 प्रति 1000 ग्राम लवणता यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना हुआ, 26 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब यहाँ पे टेम्परेचर बना रहता है या पाया जाता है, और यहाँ पे जड़ विहीन घासें पाई जाती है। इस कारण से इस सागर की ये भी विशेषता है। और सारी हमने इसकी विशेषता बताई, लेकिन एक इसके लिए एक प्रॉब्लम भी है, एक इसके लिए एक बाधा भी बन जाता है। यानी जो यहाँ पे घास पाई जाती है इस एरिया में, जो जड़ विहीन है, तो इस महासागर में, यानी इस नॉर्थ अटलांटिक महासागर में जो जलयान होते हैं, जो यहाँ से गमन करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये बाधित करता है। इसमें ये एक नेगेटिव फैक्टर है। बाकी हमने इसकी विशेषता पढ़ी, इसकी स्थिति पढ़ी, इसका विस्तार पढ़ा, तो इन सभी को थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है, और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है इस कारण से। और इसकी चौड़ाई कितनी है, ये बरमूडा आइलैंड के पूर्व में स्थित है या पश्चिम में स्थित है, इन सभी को ध्यान में रखना है, कौन से महासागर में स्थित है। तो ये सभी चीज़ अगर आपको ध्यान रहती है तो मैं नहीं मानता कि आपका क्वेश्चन गलत होगा। और इसको हम वापस से थोड़ा सा एक लोकेशन को फाइंड आउट करना चाहे तो हम देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, देन यूरेशिया। देखिए सर, ये यूरेशिया जो होगा प्यारे बच्चों, यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया, ये यूरोप का एशिया, यूरोप और इधर एशिया, तो यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया से मिलकर बना है। लेकिन हमने ये क्या कहा है, पश्चिमी यूरोप, यानी नॉर्थ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के मध्य में कौन सा सागर, नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर, वहाँ पे सारगेसो सागर बरमूडा आइलैंड के पास में। इसका एक्सटेंशन बता दिया, इसकी स्थिति बता दी, इसका विस्तार बता दिया। तो ये सभी जानकारी आपको याद रहनी चाहिए आने वाले एग्जाम के पर्पज़ से। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। इसको शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।